हेलो दोस्तों, यू आर जस्ट नाउ विद डॉक्टर अली हसन स्पीकिंग फैमिली। दोस्तों, आज मैं ऐसे टॉपिक पे आप लोगों से डिस्कशन करना चाहता हूं। इसमें ऐसा नहीं है कि मैं आपको कोई राय दे रहा हूं, मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहता हूं। मैं इस वक्त अपने विचार आपके सामने रखूंगा। आपसे डिस्कशन तब होगा कि जब आप कमेंट्स में अपने विचार रखेंगे। इस वक्त एक बहुत बड़ी समस्या जो मेरे को नजर आ रही है, हो सकता है आप सभी उससे सहमत हो, आपको भी नजर आए। सबसे बड़ी समस्या इस समय सोसाइटी की जो नजर आ रही है वो लड़के लड़कियों की लेट एजेस में मैरिज हो रही है। लड़के लड़कियां ओवर एज होकर शादी कर रहे हैं, या मजबूरी है कि लेट हो रही है या हो नहीं रही है, कुछ तो है। और वो कारण स्पष्ट है, कोई एक कारण नहीं है, उसके 3-4 कारण हो सकते हैं, उससे भी ज्यादा हो सकते हैं। लेकिन इस वक्त मेरे जहन में जो चीज आ रही है, मैं मोटे मोटे 2-3 कारण बताने की कोशिश करता हूं कि व्हाट इज द मेन रीजन बिहाइंड लेट मैरिजेस। लेट एज में मैरिज हो रही है, इसके 2-3 कारण हैं। पहला कारण, मेरे नजदीक वो कारण मैं नहीं मानता, जो लोग देते हैं, अक्सर लोग इस बात को देते हैं कि हमारी पढ़ाई जारी है, अभी कैरियर के उस मकाम पर नहीं पहुंचे, जब कैरियर हासिल हो जाएगा, कैरियर ऑब्जेक्टिव्स मिल जाएंगे, हम शादी कर लेंगे। दोस्तों, मैं इस राय से 100% सहमत हूं। कुछ लोग ये कहते हैं नहीं नहीं, अभी हमारी शादी की उम्र नहीं हुई है, भले उम्र 25 साल है, 24 साल है, 20 साल है, 21 साल से ऊपर है। और कुछ लोग जो समाज की एक हकीकत है कि अभी पैसा नहीं माँ बाप पे कि बिटिया की शादी कर दी जाए। ये 3 कारण मैंने आपको बताए, जिसमें पहला कारण जो अक्सर बताते हैं कि पहले कामयाबी हासिल हो जाए, उसके बाद शादी। दोस्तों, शादी करते क्यों हैं? इसकी 2 वजह। शादी इसलिए की जाती है, पहली और मेन वजह जो सभी धर्मों ने बताई, मैरिज इज द वे फॉर प्रोडक्शन ऑफ द चिल्ड्रन। देश को, नस्ल को, वंश को बढ़ाने के लिए हम लोग शादी का टर्म देते हैं। होती है शादी, हर जीव के अंदर यह इनहेरेंट पावर है, उसके अंदर यह समश्रित ताकत है कि बिना बताए, बिना किसी बड़े गुरु ज्ञान के वो अपने वंश को वृद्धि करता है, वो अपनी जनसंख्या को, अपने जैसे सिबलिंग्स पैदा करता है। कोई भी छोटे से छोटा जीव ले लो, पानी का ले लो, जल का ले लो, थल का ले लो, हवा में उड़ने वाले पक्षियों को ले लो, कोई विवेक नहीं होता, जनसंख्या उनकी भी बढ़ रही होती है। और दूसरा रीजन ये होता है, मैरिज इज द नीड ऑफ योर बॉडी। मेन और धार्मिक वजह तो वही थी, वंश को आगे बढ़ाना है। और आधुनिकता के दौर में इट इज अ डिजायर ओनली, नॉट इन द ओपिनियन ऑफ ऑल, बट मोस्टली लोगों की राय में, मोस्टली लोगों के विचारों में ये सिर्फ और सिर्फ इट इज अ फिजिकल हंगर, इट इज अ डिजायर, एक इच्छा और एक ख्वाहिश बनकर रह गई है। अब इस पॉइंट को इधर रखते हैं। दूसरा पॉइंट कि कैरियर पे प्रायोरिटी शादी को दी जाए या नहीं।
शादी को नहीं दी जाए, पहले कैरियर। लेकिन जो कैरियर पर प्रायोरिटी दे रहा है, क्या उसने 35 साल की उम्र तक, 30 साल की उम्र तक दूसरे की बहन को बहन, मां को मां, भावज को भावज समझा? नहीं ना। 16 साल की उम्र से वो गर्लफ्रेंड बनाने लग गया, वो बॉयफ्रेंड बनाने लग गई, उन्होंने सारी हदें पार कर दी। नहीं, शादी तभी करेंगे जब कैरियर के पीक पर पहुंच जाएंगे। दोस्तों, समाज के लिए गंदगी छोड़ रहे हो। शादी तुम कभी ना करो तब भी काम चलेगा, लेकिन तुम सही रास्ते पर तो हो। दूसरे की मां बहन बेटियों को मां बहन बेटियां समझो, मत करो शादी। एक तरफ ये दुआई देते हो कैरियर प्रायोरिटी पर है, और मालूम पड़ा दिल्ली में, नोएडा में और मेट्रो सिटीज में और विदेशों में लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कर चुके हो आप। ये कोई बहाना नहीं, ये बहाना नहीं। इस बेहयाई की वजह से वो अपनी डिजायर को पूरा करते रहते हैं, और शादी के नाम पर वो किसी पचड़े में पड़ना नहीं चाहते कि कौन जिम्मेदारियां उठाएगा। कुत्तों जैसी जिंदगी बना रखी है लोगों ने, और इसको नाम दे दिया फैशन, इसको नाम दे दिया मॉडर्नाइजेशन। ये तो मॉडर्नाइजेशन नहीं है, ये बेहयाई है, बेशर्मी है, पाप है, गुनाह है, हम किए जा रहे हैं। इन गुनाहों को रोकना है। लेट मैरिज के जो इफेक्ट आते हैं, सबसे बड़ा इफेक्ट जो आज देखने को मिल रहा है, इनफर्टिलिटी इन द मैन और वुमेन बोथ। डॉक्टरों के पास भागते चले जाते हैं, बच्चे नहीं हो रहे, 4 साल हो गई, 10 साल हो गई, 5 साल हो गई, 3 साल हो गई। उसका साइड इफेक्ट ये होता है कि लेट एजेस में मैरिज हो रही है। कारण कोई सॉलिड नहीं है। एक कारण सॉलिड है जो आज 80% मुझे देखने को मिलता है। अप्रोक्सीमेटली 80% ऑफ द वुमेन, ऑफ द गर्ल्स is sit from his house due to the lack of economy of her father. उसके पापा पे पैसा नहीं है, इसलिए वो बैठी है। इस समस्या को दूर करने के लिए कोई देवता फरिश्ता नहीं आने वाला। सरकार कानून बना चुकी है, दहेज रोधी कानून बन चुका है, काफी दिनों से है, किताबों में है, कौन आवाज उठाए। तो आज मैं ये चाह रहा हूं कि मैं आपसे ये डिस्कस करूं कि डॉयरी इज अ बून और कर्स। दहेज एक अभिशाप है या वरदान है? अमीर लोग कहेंगे ये तो वरदान है, गिफ्ट है। गरीबों से पूछो वो क्या कहेंगे। फिर लोग ये दलील देते हैं, मैंने फेस किया है, अरे गरीब है तो गरीबों से मिले, अमीर है तो अमीरों से मिले। दोस्तों, फिर क्या ये गरीबी अमीरी का गैप कभी भर पाएगा? बाबा साहिब भीमराव अम्बेडकर का ये ख्वाब पूरा हो पाएगा? महात्मा गांधी का ये ख्वाब पूरा हो पाएगा कि इक्वालिटी हो देश के अंदर? संविधान की प्रस्तावना ये कह रही है इकोनॉमिक इक्वालिटी हो, वो तो मुमकिन ही नहीं हो पाएगी अगर आपके विचार से इस विचार पे चला जाए कि अमीर अमीर से मिले, गरीब गरीब से मिले, तो गरीब गरीब बनता रहेगा, अमीर अमीर बनता रहेगा। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? मैं एक तो आपसे कमेंट में सबसे ये चाहता हूं कि आप अपनी अपनी राय रखें। हाउ कैन वी इरेडिकेट द सिस्टम ऑफ डॉयरी, कि इस दहेज प्रथा का खात्मा कैसे किया जाए, ये दहेज देने के रिवाजों को कैसे खत्म किया जाए, समाज में फैले हुए इन चोचलों को कैसे दूर किया जाए। ऐसा नहीं है कि मैं भी इस चीज से पीड़ित नहीं हूं, या मैं भी मेरे साथ भी ये चीजें नहीं हुई हैं, हुई हैं, लेकिन अब मेरी आंख खुली, अब मैं गौर कर रहा हूं। जो हुआ, वी कैन चेंज द पास्ट। अब तो हम कुछ कर सकते हैं समाज के लिए। तो सवाल उठकर आता है कि दहेज प्रथा को कौन रोकेगा? कुछ लोगों ने कहा कानून काफी दिनों से बना हुआ है। कुछ लोगों ने कहा माँ बाप। कोई माँ बाप जमीन जायदाद घर मकान दुकान बेचकर अपनी बिटिया की शादी करना नहीं चाहता दिल से। मजबूरियां आ जाती हैं, वो करता है। ये मजबूरियां क्रिएट किसने की? जो लेने वाला है। तो दूर कैसे किया जाए? कौन दूर करेगा? ना माता पिता दूर कर सकते, ना कानून दूर कर सकती। धर्म कह कहकर मरे जा रहे हैं। किताबों में ढेर सारी जगह लिखा हुआ है डॉयरी इज प्रोहिबिटेड इन द रिलीजन।
एनी रिलीजन, मगर कौन सुनने वाला है? हम जिस रास्ते पर निकल पड़े, फिर कौन है जो इसकी आवाज बुलंद करेगा? दोस्तों, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं और जितने भी लोग मेरे इस वीडियो को देखें, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, पहले तो आप अपनी राय भेजें मेरे पास, लेकिन अब मेरी राय ये सुन लें कि जितने भी जेंट्स हैं हिंदुस्तान में, अक्सर वुमेन्स की हालत आज भी उतनी बेहतर नहीं है जितनी चंद महिलाओं की देश में है जिनसे बोलबाला है। नहीं है। महिलाओं को आवाज उठानी होगी, लेकिन महिलाएं आवाज उठाती हैं, उनकी आवाज दब जाती है। जिसकी शादी होगी, जो युवा लड़का होगा, सबसे पहले उसको विरोध करना होगा। आप जूते खरीदने पे माँ बाप के खिलाफ चले जाते हो, पढ़ाई पे अपने माँ बाप के खिलाफ चले जाते हो, यार दोस्त की शादी में जाने पर माँ बाप मना करने के बाद भी चले जाते हो। तो अगर आप इस बात पर आमादा हो जाएं, इस बात के लिए डिटरमाइन हो जाएं कि हमें शादी में दहेज नहीं चाहिए, आप दूर कर सकते हो। या वो बेटियां, वो बहादुर बेटियां जो अपने माँ बाप का दर्द समझती हों, या जो समाज में सुधार लाने की इच्छुक हों, वो इसका विरोध करे कि जहां से डिमांड आएगी उसकी बारात को दरवाजे से वापस करना है। खामोश रहे, सब काम होने दे। जब फेरों का वक्त आए, जब निकाह का वक्त आए, उस वक्त बारात को वापस कर दे। अगर समाज में से हर दिन, ज्यादा नहीं 100 घटनाएं ऐसी रोज होने लगी, लाखों शादियां रोज होती हैं, अगर उनमें से 100 घटनाएं ऐसी रोज होने लगी कि मंडप से दूल्हे को वापस जाना पड़ा, पहली बात तो उस दूल्हे को शर्म आनी चाहिए कि पहले वो विरोध करे, महिलाओं का नंबर ही ना आने दे। लेकिन वो नहीं कर रहा है, उसे करना चाहिए। मैं बेटियों से कहता हूं, शांत बनी रहें। छोटा काम नहीं है, समाज की इज्जत है, बाप की इज्जत है, पूरी फैमिली मेंबर्स घिरे हुए हैं, सबकी बेइज्जती हो जाएगी। दिल दुख रहा है, अंदर से बद्दुआएं निकल रही हैं, सोचकर वो खामोश हो जाती है। लेकिन दिशा बदलने के लिए, देश में परिवर्तन लाने के लिए, समाज में कुछ नया करने के लिए आपको रानी लक्ष्मीबाई बनना होगा, आपको सावित्रीबाई फुले बनना होगा, ये करना होगा। अगर ऐसा उठने लगे, ये आवाज आने लगे, तो मैं इस बात से मुतमईन हूं, आई एम सेटिस्फाइड फॉर दिस, कि दहेज प्रथा पे लगाम लगाई जा सकती है। 40 साल की बेटी घर में बैठी है, बाप से कारण पूछा जाता है, पैसे नहीं है अभी, तो भाई बिना पैसे के, अरे बिना मोटरसाइकिल के तो कोई कर ही नहीं रहा, जिसमें मोटरसाइकिल है वो कह रहा कार के बगैर तो कोई कर ही नहीं रहा। और अब मैंने देखा है, लड़की आपकी कैसी है मायने नहीं रखता, नस्ल कैसी है मायने नहीं रखता, इल्म क्या है मायने नहीं रखता, कितना पैसा है ये मायने रखता। दोस्तों, इस समाज में ये हम पर गुजरने वाली बात है, हर इंसान पर गुजर रही है। कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें ये खुशी खुशी में करते हो इन कामों को? ज्यादा से ज्यादा 7 से 8% लोग ऐसे हैं जो अपनी हस्ती मिटाकर सारा काम करने के लिए खुशी खुशी कर देते हैं, उन पे करोड़ों अरबों रुपए बने रहते हैं। तो इसको बदलने के लिए, इसमें बदलाव लाने के लिए, समाज से टकराने के लिए दोस्तों एक्शन लेना होगा। जब देश को पढ़े लिखे लोग दिशा देने के लिए असमर्थ हो जाएंगे, तो क्या आप समझते हो एक बकरी चराने वाला देश को दिशा दे देगा? दिशा तो हमें और आपको देनी होगी। कुछ ऐसे काम करने होंगे जिनके खिलाफ तुम्हारे समाज भी खड़ा होगा, लेकिन एक दौर ऐसा आएगा कि जीत आपकी होगी। मैं एक मिसाल देकर अपनी बात को, यह डिस्कशन बहुत लंबा है, 1 घंटा 2 घंटे 4 घंटा चर्चा कर सकते हैं, कम पड़ जाएगा, लेकिन एक मिसाल देकर मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। हिंदुस्तान के अंदर एक रिवाज हुआ करती थी जिसे सती प्रथा कहते हैं। मेरे दोस्तों, आज अपने बच्चों को अगर उस प्रथा को सुनाते हैं तो वो कहते हैं क्या बेवकूफ, निर्दयी और जालिम लोग थे। पति मर गया, जिंदा पत्नी को चिता पर रख देते थे,
कहीं लॉजिक नहीं लेता, नहीं धर्म में है। इसको न करने वाली उल्टा हुआ करती थी, लेकिन जब एक भारत का सपूत उठा और उसने इसके प्रति आवाज उठाई इसके खिलाफ, तो क्या आप समझ रहे हैं पूरे देश ने स्वागत किया होगा? नहीं दोस्तों, इस प्रथा को तोड़ने के लिए जिसने आवाज बुलंद की उसको जाने कितनी बुराइयों का, कितनी चुनौतियों का सामना करना पड़ा होगा। करना पड़ा था, लिखित है, इतिहास गवाह है इस बात का। लेकिन आज उस एक चिंगारी ने पूरे देश में इस प्रथा को समाप्त कर दिया। चिंगारी किसी एक से उठी थी, वही चिंगारी उठानी है अगर समाज में परिवर्तन लाना है, लोगों के दिलों में सुकून लाना है, देश हित करना है। देशभक्ति वही है जो देश के लोगों के लिए हित में हो, वही तो देशभक्ति है। जवाहरलाल नेहरू का एक सीरियल है, उसमें वो लोगों से पूछते हैं, लोगों, जब वो जाकर एक कॉन्फ्रेंस को, एक सभा को संबोधित करते हैं, जैसे ही वहां पहुंचते हैं तो लोग आवाज लगाते हैं, हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारत माता की जय। जवाहरलाल नेहरू रुककर लोगों से पूछते हैं, जब वो शांत होते हैं, दोस्तों भारत माता क्या है? अभी कहीं से जवाब नहीं आ रहा है। पब्लिक खामोश हो चुकी है कि जिसकी आप जय बोल रहे हो वो भारत माता है क्या? जवाब नहीं आता है, खामोशी है। तीसरी बार जब उन्होंने बोला तो किसी बंदे ने खड़े होकर कहा कि ये हमारी जमीन भारत माता है। उन्होंने कहा, क्या ये सिर्फ जमीन भारत माता है? उन्होंने कहा ना, इन पे खड़े दरख्त, दरिये, पहाड़, ये सब भारत माता है। उन्होंने कहा, क्या सिर्फ यही भारत माता है? खामोश हो गया। तब नेहरू जी कहते हैं कि तुम से ही भारत माता है, तुम हो तो ये भारत माता है, तुम न होगे तो इस मिट्टी का क्या मोल होगा? तमाम खंडहर पड़े हैं, तमाम दरिया पड़ा है, कोई नहीं बोलता वो भारत माता है या किसी देश की माता है। भारत माता का ये इमोशनल टॉपिक इसलिए है कि इस देश में बसने वाले, इस देश के लिविंग, नॉन लिविंग, एवरीथिंग हमारी भारत माता है। इसको सुख और समृद्धि देने के लिए क्या करना होगा? इसमें बसने वाले लोगों के दिलों में सुख और समृद्धि आनी होगी, उनके चेहरों पे मुस्कान लानी होगी। तो हमारे द्वारा, पढ़ी लिखी समाज के द्वारा, शिक्षक वर्ग के द्वारा, विद्यार्थी वर्ग के द्वारा ये ठोस कदम लेने होंगे जो मैंने आपको दहेज प्रथा के संबंध में बताए हैं। दोस्तों चर्चा बहुत लंबी है, किसी दिन इसके ऊपर 2 घंटे का वीडियो लेकर आऊंगा, इसकी सारी बारीकियों को, इसको बचने से, इसको दूर करने के उपाय, समाज को इससे निजात देने के ठोस कदम क्या क्या होंगे, अगले कभी किसी वीडियो में मिलते हैं दोस्तों। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।